तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 29 दिसंबर 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। पाकिस्तान में नए साल के जश्न पे लगी पाबंदी। केयरटेकर पीएम बोले हम फिलिस्तीनियों की मदद करते रहेंगे। वहाँ 9000 बच्चे भी मारे गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में नए साल 2024 के मौके पर किसी भी तरह के जश्न मनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक ये फैसला इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में फिलिस्तीनियों के मारे जाने की वजह से लिया गया है। केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने बीते गुरुवार देर रात देश के नाम संदेश दिया और ये ऐलान किया कि फिलिस्तीनियों के दुख और तकलीफ में हम उनके साथ हैं, लिहाजा पाकिस्तान में कोई भी नए साल का जश्न नहीं मनाएगा। साथ ही उन्होंने कहा गाजा में 21,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, इनमें 9,000 से ज्यादा बच्चे हैं। देखिए अगली खबर। एम्बुलेंस में घुसे इजरायली सैनिक, घायल फिलिस्तीनियों को चाकू घोंपा। बोले हम नहीं चाहते कि कोई भी जिंदा बचे। वहीं इजरायली सेना ने खुद ये कबूल किया है कि हमने गाजा में बेगुनाहों को मारा है। जी हाँ, 7 अक्टूबर को शुरू हुई इजराइल हमास की जंग को करीब 2.5 महीने बीत चुके हैं। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली सैनिक वेस्ट बैंक में रेड कर रहे हैं। इस दौरान सेना वहां पे बमबारी भी कर रही है। कई फिलिस्तीनी घायल हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक डॉक्टर ने बताया है कि इजरायली सैनिक घायल फिलिस्तीनियों को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तुल्करेम शहर के डॉक्टर्स सिंडिकेट के प्रमुख राडवान ने कहा है कि हमारे पास कई ऐसे घायल आ रहे हैं जिनकी गर्दन पर चाकू से हमले के निशान हैं। एक पीड़ित यानी कि विक्टिम ने ये बात खुद बताई है कि इजरायली सैनिक उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर चाकू से हमला कर रहे हैं। बताया गया अभी हाल ही में कई घायल एम्बुलेंस में बैठे थे। इसी दौरान इजरायली सैनिक एम्बुलेंस में घुस गए और घायलों की गर्दन पे चाकू मारने लगे। चाकू मारने के दौरान एक सैनिक कह रहा था हम नहीं चाहते कि तुम जिंदा बचो। इसी बीच इजराइल ने खुद कबूल किया है कि उसने जंग में बेगुनाहों की जान ली है। बीते गुरुवार देर रात इजरायली सेना ने एक बयान जारी करके कहा है कि जंग में सिविलियंस यानी कि आम जनता भी मारे गए हैं। बीते 24 दिसंबर को इजरायली सेना ने अल मघाजी रिफ्यूजी कैंप पे हमला किया था, उसमें कई बेगुनाहों की जान गई है। इसका हमें अफसोस है। देखिए अगली खबर। भारत जीपीटी लेकर आएगी रिलायंस जियो। आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर इसे बनाया जा रहा है। वहीं टीवी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी लाएगी कंपनी। जी हाँ, रिलायंस जियो चैट जीपीटी के जैसा भारत जीपीटी लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी इसके लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर काम कर रही है। इस बात की जानकारी जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने आईआईटी बॉम्बे के एक एनुअल टेक फेस्ट में अपने संबोधन के दौरान दी है। आसान शब्दों में कहें तो ये बात आकाश अंबानी ने खुद बताई है कि चैट जीपीटी जैसा भारत जीपीटी आएगा। वहीं आकाश अंबानी ने ये भी कहा है कि रिलायंस जियो कंपनी चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई जैसे बड़े लैंग्वेज मॉडल से इंस्पायर है। उन्होंने कहा कि आने वाला दशक इन्हीं एप्लीकेशंस का होने वाला है। वहीं आकाश अंबानी ने ये भी बताया है कि टेलीविजन के लिए जियो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लाने पे विचार कर रहा है, यानी कि जैसे स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऐसे ही टीवी के लिए रिलायंस कंपनी आने वाले दिनों में ऑपरेटिंग सिस्टम ला सकती है। फिलहाल इस पे विचार किया जा रहा है। देखिए अगली खबर। दिल्ली समेत 5 राज्यों में कोहरे का रेड अलर्ट। इसकी वजह से 271 फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। वहीं यूपी के 7 शहरों में अधिकतम तापमान मसूरी से भी कम है, यानी कि भयंकर ठंड पड़ने लगी है। जी हाँ, देश के उत्तरी राज्यों में अगले 2 दिन तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। इन सभी राज्यों को लेकर कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को सावधान रहना होगा, खास करके गाड़ी चलाते समय या जो लोग रोड पे बाहर निकल रहे हैं उन लोगों को सावधान रहना होगा। वहीं बताया गया यूपी के 7 शहरों में अधिकतम तापमान मसूरी से भी कम है। इसके अलावा मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर 30 और 31 दिसंबर को हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके अलावा यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल में भी 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक हल्की बारिश की संभावना है। वहीं बताया गया इस दौरान नए साल के मौके पर उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, उत्तर भारत में दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी वगैरह ये सभी राज्य आते हैं। देखिए अगली खबर। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा को लेकर हुआ एक और चौंकाने वाला खुलासा। पहली पत्नी से तलाक लेने के लिए 25 करोड़ चुकाने पड़े थे। जी हाँ, पत्नी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद हाल ही में चर्चा में आए मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा लच्छेदार बातें करके लाखों को फॉलोवर बना चुके हैं। हालांकि उनकी असल जिंदगी बिल्कुल ही अलग है। असल जिंदगी में उन पर कई सारे आरोप हैं। एक आरोप ये लगा है कि फरीदाबाद की ओजोन पार्क सोसाइटी में विवेक बिंद्रा का एक 3 BHK फ्लैट है, यानी कि 3 बेडरूम वाला। विवेक बिंद्रा पर फ्लैट के रखरखाव और बिजली के करीब 4 लाख रुपए बकाया है, जो उसने कई साल से नहीं चुकाए हैं। आसान शब्दों में कहें तो लोगों को अच्छी बातें बताना ये अलग बात है और उन पे अमल करना, उनको मानना ये बिल्कुल ही अलग बात है। हालांकि इन सब के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। शायद आपको पता होगा, अभी हाल ही में विवेक बिंद्रा ने जिस पत्नी के साथ मारपीट की है तो वो उसकी दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है कि विवेक बिंद्रा को पहली पत्नी से तलाक लेने के लिए 25 करोड़ चुकाने पड़े थे। बात यह है कि पहली पत्नी ने इस बात का आरोप लगाया था कि उनको विवेक बिंद्रा से अपनी जान का खतरा है। फिर इसके बाद में विवेक बिंद्रा ने दूसरी शादी की और अब वहाँ पर भी यही ड्रामा चल रहा है। देखिए अगली खबर। अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट का नाम
बदलकर महर्षि वाल्मीकि किया गया। आइए बताएं अधिक जानकारी के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 23 दिन पहले यानी कि 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या जा रहे हैं। उनके दौरे से पहले अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले 27 दिसंबर को अयोध्या के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम किया गया था। हालांकि अभी इसका पूरा नाम बताया गया है, वो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। तो 30 दिसंबर को पीएम मोदी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। वहाँ पे एक शो भी होगा। देखिए अगली खबर, ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के साथ आएगी Xiaomi की SU7 कार। फुल चार्ज पर ये 800 किलोमीटर का रेंज देगी। टेस्ला के मॉडल 3 से होगा मुकाबला। जी हाँ, चाइनीज टेक कंपनी Xiaomi ने बीते रोज 28 दिसंबर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को ऑफिशियली अनवील कर दिया है, लोगों के सामने पेश कर दिया है। ये इलेक्ट्रिक कूप सेडान SU7 ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के साथ आएगी, जो Xiaomi के हाइपर OS पे काम करेगी। कंपनी का दावा है कि ये कार एक बार फुल चार्ज होने के बाद 800 किलोमीटर तक चल सकती है। इसके अलावा कार में सेंट्रल कंट्रोल डिस्प्ले, इसके अलावा भी कई फीचर मिलेंगे। बाकी इसके अलावा कार का जो सबसे हाईलाइट फीचर है वो है ऑटोनोमस ड्राइविंग, यानी कि ये अपने आप भी ड्राइव हो सकती है। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। देखिए अगली खबर, पाकिस्तान से नहीं मिली मदद तो गुलाम हैदर ने योगी आदित्यनाथ से लगाई है गुहार। कहा सीमा हैदर को वापस भेज दो। जी हाँ, पाकिस्तान से नेपाल के जरिए भारत आई सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने भारत और यूपी की सरकार से अपने बच्चों की वापसी के लिए अपील की है। गुलाम हैदर ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आके कहा है कि भारत की सरकार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो मेरे बच्चों को वापस भेजने का काम करें। मेरे बच्चे छोटे हैं, वहाँ उनका धर्म बदला जा रहा है, उनकी पढ़ाई रुक गई है और परवरिश भी ठीक से नहीं हो रही है। ऐसे में उनको वापस भेज दो। एक बाप बच्चों के लिए आपसे हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। मेरे बच्चों पे तरस खाओ और उनको वापस भेज दो। देखिए अगली खबर, रेसलर विनेश फोगाट की मां का छलका दर्द। प्रेमलता बोली बेटी ने दूध की लाज रखी, देश के लिए जीते हुए मेडल को लौटाकर इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। जी हाँ, WFI को लेकर, कुश्ती संघ को लेकर जो विवाद चल रहा है ये किसी से ढका छिपा नहीं है। तो इसी कड़ी में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न लौटाने का ऐलान किया है। साथ ही अर्जुन पुरस्कार भी सरकार को वापस कर दिया है। भारतीय कुश्ती संघ WFI की नई बॉडी को खेल मंत्रालय द्वारा भंग किए जाने के बाद पहलवान विनेश फोगाट के मेडल लौटाने के कदम ने सबको चौंका दिया है। बात यह है कि अभी हाल ही में सरकार ने WFI की यानी कि कुश्ती संघ को लेकर जो नई कमेटी बनी थी, जो नई बॉडी बनी थी, उसको सस्पेंड कर दिया था। उम्मीद थी कि पहलवान मान जाएंगे। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट का ये कदम लोगों को चौंका रहा है, क्योंकि सरकार ने नई वाली बॉडी को, नई वाली कमेटी को, जिस कमेटी को लेकर खिलाड़ियों को ऐतराज था, उसको तो सस्पेंड कर दिया था। तो इसके बावजूद भी मेडल क्यों लौटाया गया है? देखिए अगली खबर, गोबर और गौमूत्र से बनाई गई चटाई 54 मजदूरों ने 11 महीने में इसे तैयार किया है। इसको पीएम मोदी को भेजा जाएगा। जी हाँ, रायपुर से 80 किलोमीटर दूर खेरागढ़ की मनोहर गौशाला में गाय के गोबर और मूत्र से एक चटाई तैयार करवाई गई है। इस चटाई को 54 मजदूरों ने 11 महीने में बनाया है। बताया गया इस चटाई को पीएम मोदी को उपहार के रूप में दिल्ली भेजा जाएगा। देखिए अगली खबर के 6 जनवरी को शाम 4 बजे लैग्रेंज पॉइंट पे पहुंचेगा आदित्य L1। इसरो प्रमुख ने बताया है कि इसके साथों इक्विपमेंट्स अच्छे से काम कर रहे हैं, यानी कि सभी सिस्टम। जी हाँ, इसरो का सोलर मिशन आदित्य L1 सूरज और पृथ्वी के सिस्टम में मौजूद लैग्रेंज पॉइंट यानी कि L1 पर 6 जनवरी को शाम 4 बजे पहुंचेगा। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने बीते गुरुवार को इसकी जानकारी खुद दी है। अभी हाल ही में इससे पहले ये जानकारी दी गई थी कि सूरज को लेकर जो मिशन लॉन्च किया गया है आदित्य L1, ये 6 जनवरी को पहुंचेगा। लेकिन उस समय बताया गया था कि आने वाले दिनों में इसका समय भी बता दिया जाएगा कि ये 6 जनवरी को कितने बजकर कितने मिनट पर L1 पॉइंट पे पहुंचेगा। तो अब ये जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि 6 जनवरी को आदित्य L1 मिशन का जो स्पेसक्राफ्ट है वो शाम के 4 बजे L1 पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जो हमारी पृथ्वी से करीब 10 लाख किलोमीटर दूर है। आसान शब्दों में कहें तो आदित्य L1 मिशन कई महीनों का सफर करने के बाद 10 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। देखिए अगली खबर, अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में सीता जी नहीं होंगी। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को भगवान रामलला विराजमान होंगे। इसमें वो 5 साल के बालक रूप में होंगे, क्योंकि मूर्ति भगवान के अविवाहित स्वरूप की है, यानी कि शादी से पहले की है, बचपन की है। इसीलिए मुख्य मंदिर के गर्भगृह में माँ सीता की कोई मूर्ति नहीं होगी। देखिए अगली खबर के कतर की कोर्ट ने पूर्व भारतीयों की फांसी कैद में बदली। कोर्ट में मौजूद थे भारतीय राजदूत। जी हाँ, कतर की कोर्ट ने जासूसी के आरोपी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को जो फांसी की सजा मिली थी उस पर रोक लगा दी है। वहाँ की हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले को पलटते हुए फांसी की सजा को कैद में बदल दिया और इस पे सुनवाई शुरू कर दी है। हालांकि पूरा फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि कैद कितने समय की होगी। देखिए अगली खबर के दादा ने सोमनाथ मंदिर डिजाइन किया तो पोते ने राम मंदिर को डिजाइन
डिजाइन किया। संतों ने मॉडल को किया अप्रूव। डिजाइनर सोमपुरा बोले, राम मंदिर 2500 साल तक यानी कि 2500 साल तक सुरक्षित रहेगा। जी हाँ, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के पहले फेज का काम पूरा होने वाला है। इसी कड़ी में उनके बारे में बताया गया है जिन्होंने राम मंदिर को पूरा डिजाइन किया है। राम मंदिर अभी आपको फोटो में, वीडियो में या 3D रूप में जैसा देखने को मिल रहा है, जैसा बन रहा है, ये पूरा डिजाइन आशीष सोमपुरा ने किया है। इनका बनाया गया मॉडल संतों ने अप्रूव किया। सबसे मेन बात यह है कि सोमपुरा के जो दादा थे उन्होंने सोमनाथ मंदिर को डिजाइन किया था। राम मंदिर को लेकर आशीष सोमपुरा ने कहा है कि ये 2500 साल तक सुरक्षित रहेगा। देखिए अगली खबर, सुनील शेट्टी के बेटे आहान की नई फिल्म की हुई अनाउंसमेंट। बर्थडे पर साजिद नाडियाडवाला ने सुनील शेट्टी के बेटे को ये गिफ्ट दिया है। जल्दी फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। देखिए अगली खबर, प्रभास की मूवी सालार का वर्ल्ड वाइड आंकड़ा 500 करोड़ के पार पहुंचा। वहीं शाहरुख खान की डंकी मूवी ने दुनिया भर में 310 करोड़ कमाए। दोनों फिल्मों को लेकर ट्रेड एक्सपर्ट ने कहा है कि दोनों ही फिल्मों ने एक ही समय पर रिलीज होकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया है। यानी कि ये फिल्में अलग अलग डेट पर रिलीज होती तो दोनों ही फिल्में अच्छी कमाई कर सकती थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।